Hi everyone, welcome to Jakhar Chemistry YouTube channel. Today we will discuss an important topic. Name is degree of dissociation and factor affecting it. तो आप देखिए इसमें सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से और इसका डेफिनेशन या जो फॉर्मूला है वो इस टाइप से रहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन। तो इसमें अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जिसमें ए रिवर्सिबली कन्वर्ट हो रहा है बी में और इनिशियली हमें गिवन है स्मॉल ए मोल्स फॉर रिएक्टेंट एंड 0 मोल्स फॉर प्रोडक्ट। अब एट इक्विलिब्रियम स्टेट अगर x मोल आउट ऑफ ए इसके रिएक्ट हो जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री 1 मोल ऑफ ए विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ बी, सो x मोल ऑफ ए विल प्रोड्यूस x मोल ऑफ बी, सो x मोल इसका रिएक्ट हो जाए तो x इसका बन जाएगा। अब हमें ओनली रिएक्टेंट का देखना है तो रिएक्टेंट का इस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अल्फा का, तो आपको सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड। तो आप देखिए डिसोसिएट होने वाली मोल्स यहाँ पे जो माइनस हो रहे हैं ये वाले होते हैं। तो आप देखिए कितने मोल डिसोसिएट या रिएक्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट के x, इनिशियल कितने मोल थे a, सो दिस इज नोन एज अल्फा। फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा हो इफ अल्फा इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 1 मोल, तो बताइए अल्फा क्या रहेगा, देन अल्फा विल बी x by 1। सो क्या मीनिंग हुआ इसका कि 1 मोल अगर रिएक्टेंट लेते हैं 1 मोल में से जितने मोल्स रिएक्ट हो जाते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट तक उसी को अल्फा बोलेंगे। ओके, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, चाहे 1 हो या नॉट इक्वल टू 1, बट इसका हमेशा यही मेथड रहेगा कैलकुलेशन का अल्फा। तो अल्फा कैलकुलेट करते हैं इस टाइप से और इसकी जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी, बिकॉज आउट ऑफ 1 मोल रिवर्सिबल रिएक्शन में जो फ्रैक्शन रिएक्ट होगा वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा, सो अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1। और अल्फा अगर 1 हो जाए तो उस केस में ये होगा कि इसका 1 मोल लिया और 1 मोल पूरा रिएक्ट होगा, देन रिएक्शन विल बी इरिवर्सिबल, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा इसमें। और अल्फा को परसेंटेज की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी फ्रैक्शन इसकी वैल्यू आती है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी आर गेटिंग परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये तो इसका कैलकुलेशन कर देगा। अब कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे अल्फा की वैल्यू डिपेंड करेगी वो डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हम एनलिस्ट कर लेते हैं फैक्टर्स को। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसका एक्वस सॉल्यूशन है और वो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पार्शियली डिसोसिएट आयोनाइज्ड होगा, तो ऐसे केस में अल्फा कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहले हम सारे फैक्टर्स के नाम लिख लेते हैं, देन हम सारे फैक्टर को एक्सप्लेन करेंगे। तो नंबर 1 फैक्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर 2 फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इलेक्ट्रोलाइट जिसमें डिसॉल्व है वो सॉल्वेंट का नेचर। नंबर 3 फैक्टर टेम्परेचर, number 4 factor we can say dilution or concentration, and number 5 factor other ions presence or we can say presence of impurity। ओके, और अदर आयंस प्रेजेंस में 2 टाइप के इफेक्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एक को बोलते हैं हम कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, और दूसरे को बोलते हैं ओड आयन इफेक्ट और वी कैन से इनवर्स आयन इफेक्ट। ओड आयन इफेक्ट और इनवर्स आयन इफेक्ट दोनों नाम यूज करते हैं इसके, इनवर्स आयन इफेक्ट।
तो ये तो किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वा सॉल्यूशन हो या कोई भी सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूशन हो, उसमें फैक्टर्स के नाम है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करेंगे। तो आप इसे नोट करना चाहें तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। और इसके बाद ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनको हमें एक्सप्लेन करना है वन बाय वन कि ये अफेक्ट करते कैसे हैं अल्फा को, अल्फा कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, कैसे चेंज होगा, ये सब कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें डिस्कस करते हैं फैक्टर नंबर 1। सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आप देखिए इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी नेचर हो सकती है दो, जिसमें एक को हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा कैटेगरी इसका रहता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो एक्चुअली अल्फा से ही डिसाइड होता है। तो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडीशन होता है कि अल्फा लेस देन 1 होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम बोलेंगे अल्फा इक्वल्स टू 1 होता है। या फिर आप परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो अल्फा लेस देन 100% रहेगा और इधर रहेगा अल्फा इक्वल्स टू 100%। और 100% अल्फा का ये मीनिंग होगा कि अगर इसका 1 मोल आपने रिएक्टेंट का स्टार्टिंग में लिया है तो ये कंप्लीट 1 मोल रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। और इसमें 1 मोल रिएक्टेंट का लिया है तो उसमें से कुछ फ्रैक्शन ही प्रोडक्ट में जाएगा, डिसोसिएट होगा, रिएक्ट होगा, जैसे 0.1 मोल, 0.2, 0.3, 0.5, 0.9, इस तरह से कितना भी लेस देन 1 मोल रिएक्ट होगा। तो ये होगी दो नेचर। अब इसका अगर एग्जांपल लिखें कि कौन से ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है जो वीक या स्ट्रांग है, तो अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो होते हैं वीक एसिड, वीक बेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वीक एसिड, वीक बेस और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अगर वीक एसिड की बात करें तो कौन से एग्जांपल इसके रहेंगे, तो सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। तो आप देख सकते हैं लाइक एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये इस तरह से कुछ इनऑर्गेनिक एसिड भी वीक एसिड होते हैं, कार्बोनिक एसिड, HCl। और वीक बेस की बात करें तो आप देख सकते हैं अमोनिया या एक्वस अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमाइंस, ये वीक बेस होते हैं। तो ये सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और ये हम जो बात कर रहे हैं वीक या स्ट्रॉन्ग, ये एक्वस सॉल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे आप देखिए HCl, H2SO4, HI। स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे NaOH, KOH, RbOH, एल्काइल मेटल का हाइड्रोक्साइड जो लिथियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ के। और सॉल्ट्स की बात करें तो जैसे कॉमन टेबल सॉल्ट NaCl हो गया, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। तो बहुत सारे एग्जांपल आप इसके लिख सकते हैं और ये इसका क्राइटेरिया। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट खुद की नेचर पे डिपेंड करेगा, जो या तो वीक होगा या स्ट्रॉन्ग। अगर वीक होगा तो अल्फा लेस देन 1 होगा, लेस देन 100% होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा 100% होगा। तो ये तो आएगा नेचर वाले सेक्शन में। अब ये पता कैसे चलेगा कि कोई इलेक्ट्रोलाइट वीक या स्ट्रॉन्ग है, तो इसको तो प्रैक्टिकली ही पता करते हैं। और आपको यहाँ पे कुछ लिमिटेड एग्जांपल ही है जो ध्यान रखने हैं। एक्वस सॉल्यूशन में ही मैक्सिमम केस में हमारे सिलेबस में, तो ऐसे केस में लर्न कर सकते हैं और बहुत बार बार ये यूज होते हैं तो वैसे ही याद हो जाते हैं। अब नंबर 2 फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वाले नेचर में एक्चुअल में जो आएगा फैक्टर, वो एक तो आएगा सॉल्वेंट का पोलैरिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट का। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो सॉल्वेंट का है वो एक्चुअल में होता है मेजरमेंट ऑफ पावर ऑफ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व एनी सॉल्यूट। तो एक तरह से किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पाएगा सॉल्वेंट या नहीं कर पाएगा, तो उसी को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देखिए, अगर एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड वाटर में अगर उसका सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, तो वो वीक एसिड है। और अगर एसिटिक एसिड का ही सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्वेंट लेके उसमें सॉल्यूशन बना दे तो वो स्ट्रॉन्ग है।
एसिड हो जाता है। तो सॉल्वेंट का नेचर इस तरह से, और इसका कनेक्शन सॉल्युबिलिटी से भी है। और सॉल्युबिलिटी से कनेक्शन क्या है, इसके लिए कंसेप्ट रहता है, आपको अगर याद आ रहा हो तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, या फिर लाइक लाइक्स लाइक। तो उससे फिर डिसाइड करते हैं कि सॉल्युबल होगा फुली या पार्शियली या इनसॉल्युबल होगा। और फिर सॉल्युबल होने के बाद जो पार्ट है वो फुली डिसोसिएट होगा या आयनाइज, वो इलेक्ट्रोलाइट वीक या स्ट्रॉन्ग उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो इसमें सॉल्वेंट का पोलैरिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो फैक्टर है उस पर डिपेंड करेगा कि वो सॉलिड को कितना डिजॉल्व और आयनाइज कर पाएगा। तो एप्सिलॉन आर को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और दूसरा पोलैरिटी। और इसका फिर एग्जांपल जैसे आप देखिए, एसिटिक एसिड प्लस वाटर सॉल्वेंट अगर यूज किया जाए तो इसमें इसका नेचर रहेगा वीक एसिड, पार्शियली डिसोसिएट होगा ये। और अगर इसी एसिटिक एसिड के साथ सॉल्वेंट NaOH यूज कर ले हम, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्वेंट, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ बिहेव करेगा। तो ये सॉल्वेंट का नेचर का इफेक्ट। ओके, और यहां पर एक और कंसेप्ट आता है सॉल्वेंट से कनेक्टेड, लेवलिंग इफेक्ट। तो जितने भी हमने एग्जांपल लिखे थे, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के एक्वा सॉल्यूशन में, लाइक एक्वा सॉल्यूशन में HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr है, H2SO4 है, HNO3 है, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वाटर इन सब के लिए एक तरह से इक्वल लेवल पे रखता है, सबको स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में रखता है। तो अगर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का भी मेजरमेंट करना हो, कौन सा कम होगा एसिडिक, कौन सा ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग में भी, तो हमें फिर सॉल्वेंट कोई और लेना होता है जिसमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। तो जो सिमिलर लेवल पे जो सारे एसिड की प्रॉपर्टीज को शो करता है, स्ट्रॉन्ग की तरह सबको दिखाता है, इसको हम बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो एक तरह से वाटर जो है वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए सिमिलर लेवल का उनको बताता है, इसके लिए लेवलिंग इफेक्ट। और इसके लिए एसिटिक एसिड अगर हम सॉल्वेंट यूज कर लें तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ फिर डिफरेंट हो जाता है, और फिर इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि विच इज मोर एंड विच इज लेस एसिडिक। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इसके बाद है नेक्स्ट फैक्टर नंबर 3, टेम्परेचर। अब किसका टेम्परेचर, तो फिर जो इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं जिस सॉल्यूशन में जिस सॉल्वेंट के साथ, उस इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर। तो करते हैं डिस्कस फैक्टर नंबर 3, टेम्परेचर। टेम्परेचर में आप देखिए, लीच चैटर्जी प्रिंसिपल से अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे है और उसमें अगर हम हीट कंटेंट चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं अगर सिंपल वर्ड्स में, तो फिर क्या बोलेंगे, किधर शिफ्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम हीट देते हैं तो वो हीट अब्जॉर्प्शन की डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें हीट रिलीज होती है तो उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन होगी हीट एब्जॉर्प्शन की, तो उसमें अगर टेम्परेचर राइज करते हैं तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक वीक एसिड की बात करें, HA हमने मान लिया कि उसका एक्वस सॉल्यूशन है और ये वीक एसिड है, तो जब ये डिसोशिएट होगा रिवर्सिबली आयंस में, तो इसको देखकर आप इजीली बता सकते हैं कि HA के अंदर तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड था, ये दोनों बॉन्डेड थे, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स था, यहाँ पे दोनों सेपरेट हो चुके हैं, बॉन्ड ब्रेक हो गया है। तो आप देखिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ऑलवेज हीट की रिक्वायरमेंट होती है, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब होगा, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट देना होगा इस रिएक्शन को, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में बोलेंगे इसके लिए हम, इसका एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होगा चेंज, या रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। तो जितना ज्यादा हीट हम देंगे उतने ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे, उतने ज्यादा H+ और A- बनेंगे इसके आयंस। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस ज्यादा डिसोसिएशन होगा तो अल्फा इंक्रीज होगा। सो फॉर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और वी कैन से वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑलवेज टेम्परेचर राइज करेंगे तो अल्फा इंक्रीज होगा। For weak electrolyte
if temperature will rise then will cause alpha will increase and forward shift of reaction। और इससे क्या होगा कि इसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा, ज्यादा H प्लस मिलेगा, ज्यादा E माइनस मिलेगा, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो pH डिक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से एक्वस सॉल्यूशन अगर एसिड का है और उसमें वीक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है और उसमें हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। डू रिमेम्बर। अब ये तो हमने इफेक्ट लिया है वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। वीक इलेक्ट्रोलाइट में टेम्परेचर राइज करने का इफेक्ट। टेम्परेचर का एक इफेक्ट होगा कि इसकी ज्यादा अमाउंट डिसोसिएट होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। इसके अलावा टेम्परेचर का इसमें ये इफेक्ट होगा कि जो आयंस बन गए सॉल्यूशन में उनकी मूवमेंट भी फास्ट हो जाएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी, और फास्ट मूव करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि कंडक्टेंस वो है इंक्रीज हो जाएगा आयंस का, और कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी इफेक्ट होगा, और उसका रीजन होगा एक तो स्पीड आयंस की इंक्रीज होगी और दूसरा नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज हो जाएंगे बिकॉज मोर अमाउंट ऑफ एसिड विल बी डिसोसिएटेड ऑन हाई टेम्परेचर। ओके, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो अल्फा तो ऑलरेडी 100% होता है, और उस केस में अल्फा टेम्परेचर राइज करने से तो चेंज नहीं होगा, बट आयंस का स्पीड बढ़ेगा मोशन करने का, और आयंस के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा, उससे उसका भी कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। अब फैक्टर नंबर 4, डाइल्यूशन। सबसे पहले डाइल्यूशन होता क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में डाइल्यूशन होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मैथमेटिकली आप बोल सकते हैं 1/, कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो इसका ये मीनिंग हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज को बोलते हैं डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन कर कैसे सकते हैं किसी सॉल्यूशन का, तो उसमें सॉल्वेंट जो है आप एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए विदाउट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कि किसी सॉल्यूशन में है, जैसे सॉल्यूट है 2 मोल 1 लीटर सॉल्वेंट में, तो 2 मोल सॉल्यूट फिक्स कर दीजिए, बाहर से सॉल्वेंट और ऐड करते जाइए, तो उसके इसमें कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइल्यूशन। ओके, अब डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा तो देखिए, इसमें एक्चुअली हम एक रूल यूज करते हैं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, और इसका जो स्टेटमेंट है वो इस टाइप से रहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, degree of dissociation of weak electrolyte will increase on dilution। ये इसका स्टेटमेंट रहता है कि मीन्स अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट ऐड करके तो उस केस में डाइल्यूशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और अल्फा इंक्रीज होगा। तो क्या मीनिंग हुआ, अगर आप डाइल्यूशन करते जाएं सपोज किसी सॉल्यूशन का तो अल्फा बढ़ता जाएगा, तो फिर एक ऐसा भी स्टेज आएगा जहां पर अल्फा इंक्रीज होके 1 या 100% हो जाएगा। क्या मीनिंग होगा कि अल्फा 1 का मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था वो वीक रहा ही नहीं, स्ट्रांग हो गया, तो स्ट्रांग की तरह बिहेव करने लगेगी, और उसको हम बोलते हैं इन्फिनिट डाइल्यूशन कंडीशन। तो जब बहुत ज्यादा डाइल्यूशन हो जाए, तो इन्फिनिट डाइल्यूशन हो जाए, देन वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बिहेव लाइक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। इसका ये मीनिंग हुआ कि at infinite dilution all electrolytes behave as strong electrolytes। ओके, अब ये तो इसका स्टेटमेंट है, इसको जस्टिफाई करने के लिए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। तो मैथमेटिकली इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया फॉर एग्जांपल AB, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए पार्शली डिसोसिएट होगा नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पर, और इस टाइप से आयंस में कन्वर्ट होगा। ओके, अब यहां पर अगर इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C दिया हुआ है मोल पर लीटर, और ये 0 एट इक्विलिब्रियम स्टेट
इक्विलिब्रियम पे अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका अल्फा है, सो आउट ऑफ 1 मोल अल्फा हैज बीन रिएक्टेड एंड आउट ऑफ सी मोल सी अल्फा हैज बीन रिएक्टेड। तो इसका प्रोड्यूस होगा सी अल्फा, इसका भी सी। इसके बाद बाय लॉ ऑफ मास एक्शन हम लिख सकते हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट केडी कह सकते हैं। इसका एक्सप्रेशन होगा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सी अल्फा इसका एक्टिव मास है इक्विलिब्रियम पे, इसका भी सी अल्फा है, और इसका जो रिमेनिंग एक्टिव मास है इक्विलिब्रियम पर वो है C इंटू 1 माइनस अल्फा। इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो फिर हमें रिजल्ट मिलेगा C और C ये कैंसिल आउट, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू। अब इसमें कंडीशन फॉर अप्रोक्सीमेशन, अगर ऐसा कुछ हो कि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसमें अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं 1 माइनस अल्फा इज नियरली 1, अल्फा अगर 1 से बहुत कम हो। तो ऐसे केस में केडी का अप्रोक्स वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा सी अल्फा स्क्वायर, और इससे हम अल्फा अगर फाइंड करें तो अल्फा कितना आएगा, अल्फा आ जाएगा के डी अपॉन सी अंडर रूट। अब यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, और जैसा कि आप फॉर्मूले में देखिए कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा तो अल्फा इंक्रीज होगा। तो फाइनली क्या बोल सकते हैं कि डाइल्यूशन इंक्रीज होगा या वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे सॉल्वेंट ऐड करके तो अल्फा विल इंक्रीज। तो ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का जस्टिफिकेशन मैथमेटिकली। ओके, अब इसके बाद है नेक्स्ट फैक्टर नंबर 5, दैट इज प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस इन द सॉल्यूशन। तो अल्फा अदर आयंस की प्रेजेंस से भी अफेक्ट होता है, और कैसे होता है ये डिस्कस कर लेंगे। तो फैक्टर नंबर 5, presence of other ions। प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस में इसका फर्स्ट पार्ट है कॉमन आयन इफेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है टू रिमेम्बर। शॉर्ट में हम यहाँ पे इसको CIE लिखेंगे बार बार, तो ध्यान रखिए कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमने एक वीक एसिड ले लिया जैसे एसिटिक एसिड, ओके, इसका एक्वा सॉल्यूशन है, सो ये डिसोसिएट होगा पार्शियली एसिटेट आयन और H+ में। और इसका इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, एस्टेब्लिश हो गया सपोज। अब इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश होने के बाद इस सॉल्यूशन में अगर हम बाहर से HCl ऐड करें तो HCl क्या होता है, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, पार्शियली डिसोसिएट हुआ। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये 100% आयोनाइज होके दो टाइप के आयन बनाएगा, H+ प्लस Cl। तो एक बार फिर से देखिए, एसिटिक एसिड इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, और इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश होने के बाद बाहर से हम मिक्स कर रहे हैं किसको, HCl, तो H+ और Cl- आयन देगा। तो आप देख सकते हैं कि इस HCl के कारण इस इक्विलिब्रियम पे कोई डिस्टरबेंस होगा या नहीं, तो ये चेक करना है। तो इसके लिए आप देखिए इसमें जो H+ आयन है और HCl भी H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो HCl ऐड करने के बाद इस इक्विलिब्रियम में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। और अगर किसी इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एनी हाउ इंक्रीज हो जाए तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड शिफ्ट, जिसमें बढ़ी हुई प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, इक्विलिब्रियम फिर से रीस्टैब्लिश हो जाए। तो यहाँ पे H+ आयन जो कि इसके साथ कॉमन है, ये
इसके कारण ये एस प्लस आयन इक्विलिब्रियम पे बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में ये इक्विलिब्रियम पे अगर एस प्लस आयन बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और बैकवर्ड शिफ्ट होगा मतलब क्या हुआ कि नॉन आयनाइज फॉर्म इसको बोलते हैं, इसको आयनाइज फॉर्म। तो आयनाइज फॉर्म नॉन आयनाइज फॉर्म में ज्यादा जा रही है। सपोज पहले 20% ब्रेक हो रखा था, तो सपोज 5% वापस बन गया तो 15% मीन अल्फा विल डिक्रीज। तो किस टाइप से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रांग या वीक इलेक्ट्रोलाइट को दूसरा ऐसा मिला दे जिसमें वन और मोर देन वन कॉमन आयन हो, तो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसको बोलेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसका डेफिनेशन किस टाइप से होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल डिक्रीज in presence of any other electrolyte containing one or more common ion is known as common ion effect। तो common ion effect किस पे लगेगा, weak electrolyte पे। कौन लगाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जो कि स्ट्रॉन्ग या वीक दोनों हो सकता है। और उसका इफेक्ट क्या होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा डिक्रीज हो जाएगा। ये इफेक्ट होगा कॉमन आयन इफेक्ट। तो इस टाइप से एक तो ये एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे आपने वीक बेस ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसका एक्वा सॉल्यूशन है, और इसमें अगर हमने इक्विलिब्रियम स्टेट पे NaOH मिला दिया तो फिर क्या होगा, इसका अल्फा डिक्रीज हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका भी रीजन क्या रहेगा, OH माइनस आयन जो कि कॉमन आयन है। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट। इसी टाइप से अगर कोई और एसिड ले लिया आपने, जैसे फार्मिक एसिड, और फार्मिक एसिड में आपने एसिडिक एसिड मिक्स कर लिया, तो फार्मिक एसिड का भी DOD डिक्रीज हो जाएगा, तो उसको भी कॉमन आयन इफेक्ट बोलेंगे। तो किसी कॉमन आयन के कारण दूसरे वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा डिक्रीज होगा, कॉमन आयन इफेक्ट। तो बहुत सारे एग्जांपल आप खुद से भी बना सकते हैं इस टाइप के, जिसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का DOD डिक्रीज हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग वन और मोर कॉमन आयन। कॉमन आयन का मीन सिमिलर टाइप के आयन। ओके, तो ये हो गया कॉमन आयन इफेक्ट। अब इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होती है पूरी केमिस्ट्री में। अब देखेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस में स्पेशली इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। जैसे आप देखिए सेकंड ग्रुप जो है रेडिकल से कैटायंस है, उनको डिटेक्ट करते हैं, उनका टेस्ट करते हैं, तो H2S गैस को फ्लो करते हैं और एसिडिक मीडियम में करते हैं। तो क्या रीजन है कि एसिडिक मीडियम में H2S जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाता है, उससे सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन कम प्रोड्यूस होता है, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ सेकंड ग्रुप रेडिकल ओनली। अदर ग्रुप रेडिकल्स के लिए प्रेसिपिटेशन के लिए वो सफिशिएंट नहीं होता है। इसी टाइप से आप और भी एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे एसिटिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन है, उसमें आपने H2SO4 बार से मिला दिया, तो H2SO4 की प्रेजेंस में उसका DOD कम हो जाएगा, अल्फा कम हो जाएगा, उसका भी रीजन कॉमन आयन इफेक्ट। और इसका एप्लीकेशन फिर सॉल्युबिलिटी में भी है, जैसे AgCl स्पैंगलिन सॉल्युबल है सॉल्ट, और अगर उसके एक्वा सॉल्यूशन में NaCl मिक्स कर दिया जाए तो ड्यू टू कॉमन आयन Cl माइनस AgCl का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। इसका भी रीजन कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट की कुछ एग्जांपल। अब हम लेते हैं नेक्स्ट इनवर्स आयन इफेक्ट, सेकंड इसका पार्ट इनवर्स आयन इफेक्ट। इसको ऑड आयन इफेक्ट भी बोल सकते हैं या इनवर्स आयन इफेक्ट, दोनों नाम है। इसमें एक्चुअली इसका जो डेफिनेशन होता है वो इस टाइप से रहता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग वन और मोर इनवर्स आयंस इज known as inverse ion effect। ओके, DOD वीक इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज हो जाता है किसी अदर इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में, और उसको हम बोलते हैं इनवर्स आयन इफेक्ट। तो इनवर्स आयन कौन से होंगे, पहले तो वो देख लेते हैं। अगर कोई एक आयन है X प्लस और दूसरा Y माइनस, ये दोनों कंबाइंड होकर के अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट बनाए जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
अगर ये दोनों कंबाइन होने से वीक इलेक्ट्रोलाइट बनता है तब तो इन दोनों को इनवर्स साइन बोलेंगे। मींस x प्लस इज इनवर्स साइन ऑफ y माइनस और y माइनस इज इनवर्स साइन ऑफ x प्लस, तो इनवर्स साइन होंगे एक दूसरे के। लेकिन अगर x प्लस और y माइनस दोनों मिलके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो वापस 100% आयनाइज होगा, आयंस में कन्वर्ट रहेगा, नॉन आयनाइज फॉर्म उसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स साइन इफेक्ट इनवर्स साइन नहीं होंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। हम आगे और डिस्कस करने वाले हैं इसी को कि कौन सा आयन किस और आयन का इनवर्स साइन होगा। कोई भी कैटायन होगा वो एनायन का ही इनवर्स साइन होगा, और इनवर्स साइन कब होगा कब नहीं होगा, मींस ऑल कैटायंस आर नॉट इनवर्स साइन ऑफ ऑल एनायंस। तो कौन कौन से होंगे? जिन दो आयंस के मिलने से वीक इलेक्ट्रोलाइट बनता है या कुछ ऐसा सब्सटेंस बनता है जिसकी नॉन आयनाइज फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है, तो फिर वो एक दूसरे के इनवर्स साइन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं। आप देखिए, जैसे एसिटिक एसिड का हमने एग्जांपल लिया था उस सेक्शन में, वो यहाँ पे भी ले सकते हैं। एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया और ये दो आयन है। ओके, अब इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट पर हम इसमें बाहर से मिक्स कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ध्यान रहे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण ये आयनाइज होगा 100% Na प्लस प्लस Cl माइनस, सॉरी OS माइनस में। ओके, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयनाइजेशन। अब सबसे पहला इसमें आपको देखना ये है कंडीशन कि Na प्लस अगर इस सॉल्यूशन में देखा जाए जितने भी आयन से उनमें से इंटरेक्ट करे, अट्रैक्ट हो तो कौन सा आयन से हो सकता है? OS माइनस से NaOH बनता है, और दूसरा हो सकता है एसीटेट आयन से। तो NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ओनली आयनाइज फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, इसकी नॉन आयनाइज नहीं करेगी, मतलब ये फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करेगी, मतलब Na प्लस OS माइनस से बाइंड होके नहीं रहेगा, सॉल्यूशन में सेपरेट रहेगा, अलग रहेगा। अब Na प्लस एसिटेट आयन का इनवर्स साइन होगा या नहीं होगा, इसके लिए आप देखिए, अगर इन दोनों आयंस को आप ज्वाइन करें तो क्या बनेगा? सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट जो है सॉल्ट, और आपको ध्यान रखना है कि ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो सोडियम एसिटेट अगर बनता है तो वो सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण क्या होगा? 100% आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और किस फॉर्म में रहेगा? एसिटेट प्लस Na प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे नहीं, सेपरेट ही रहेंगे, सॉल्यूशन में अलग ही रहेंगे, आयनाइज फॉर्म में रहेंगे। ये फॉर्म इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, नॉन आयनाइज, ओनली ये सेपरेट ही रहेंगे। तो क्या बोलेंगे? Na प्लस इज नॉट इनवर्स साइन ऑफ एसिटेट आयन। सिमिलरली एसिटेट आयन इज नॉट इनवर्स साइन ऑफ Na प्लस। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स साइन नहीं होंगे, मतलब इनकी कॉन्सेंट्रेशन जैसे एसिटेट आयन की है Na प्लस के कारण कोई चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम। अब दूसरा देखते हैं, OS माइनस। OS माइनस अगर इंटरेक्ट करे तो किससे? Na प्लस है, NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सो ये इसका इनवर्स साइन नहीं होगा। और OS माइनस S प्लस से इंटरेक्ट करे तो क्या बनेगा? वाटर, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वाटर के केस में H2O नॉन आयनाइज फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, पार्शियली डिसोसिएट आयनाइज फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है। तो जितना नॉन आयनाइज फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा उतना अमाउंट उसका चेंज हो जाएगा। तो OS माइनस एक्चुअल में देखें तो S प्लस का जो है वो इनवर्स आयन है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स आयन है, और इनवर्स आयन है तो इनका इंट्रैक्शन होगा, और OH माइनस अगर S प्लस से इंट्रैक्शन करेगा तो बनेगा क्या? ये दोनों मिलके बनाएंगे वाटर, H2, और जितना अमाउंट H2 बनेगा S प्लस क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पे डिक्रीज हो जाएगा। और अगर प्रोडक्ट डिक्रीज होता है इक्विलिब्रियम स्टेट पे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, शिफ्ट होकर के रीस्टैब्लिश होगा। तो प्रोडक्ट कम हो गया है तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन से जितना कम हुआ प्रोडक्ट वापस बन जाएगा, उससे फिर अल्फा में क्या इफेक्ट होगा? मोर अमाउंट डिसोसिएट हो रही है, ब्रेक हो रही है, सो अल्फा विल इंक्रीज। तो इस तरह से इसका डेफिनेशन क्या हुआ? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग वन और मोर इनवर्स आयन। इसको बोलते हैं इनवर्स आयन इफेक्ट।
तो एक तरह से अब बोल सकते हैं एसिटिक एसिड में अगर HCl एक्व सॉल्यूशन में मिलाएं तो DOD कम हो जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट। उसी एसिटिक एसिड एक्व सॉल्यूशन में NaOH बार से मिला दें तो फिर इनवर्स आयन इफेक्ट के कारण डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये हो गया इसका रीजन। अब इसका एप्लीकेशन भी आप देखें तो कैटायनिक जो एनालिसिस है उसमें मिलता है आपको। फोर्थ ग्रुप जो रेडिकल्स है उसको टेस्ट करते हैं हम, तो उसमें एक्चुअली होता क्या है कि उनके लिए H2S गैस ही पास करते हैं, और H2S गैस बेसिक मीडियम में पास करते हैं। तो H2S एसिड है, उसका बेसिक मीडियम में DOD बढ़ जाएगा, सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और वो इजीली प्रेसिपिटेट कर पाएगा फोर्थ ग्रुप के रेडिकल्स को। सो वी आर पासिंग H2S गैस फॉर डिटेक्शन ऑफ फोर्थ ग्रुप रेडिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ बेस और इन बेसिक मीडियम। रीजन इज क्लियर, ड्यू टू इनवर्स आयन इफेक्ट sulfide ion concentration will increase and that is sufficient for precipitation of fourth group radicals cations. ओके, तो ये हो गया इनवर्स आयन इफेक्ट। और आप भी ऐसे एग्जांपल बना सकते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अगर आपको DOD बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें आपको ये एसिड मिक्स कर दीजिए तो उस केस में इनवर्स आयन होगा इफेक्ट और DOD बढ़ जाएगा। अब इनवर्स आयन कौन सा किसका होगा या नहीं होगा, इसके कुछ और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपको क्लियर हो जाए आइडेंटिफाई करना कि कौन किसका इनवर्स आयन होगा। तो आप देखिए, जैसे H+ और OH- ये एक दूसरे के इनवर्स आयन होंगे, और H+ Cl- कोई भी कैटायन का इनवर्स आयन नहीं होगा, एनायन का नहीं होगा। अगर इनवर्स आयन होंगे तो अपोजिट चार्ज के आयन नहीं हो सकते। तो H+ और Cl- इनवर्स आयन होंगे या नहीं होंगे, इसको चेक करने के लिए आप ऐसे देखेंगे, जैसे इनको हमने चेक किया कि इससे क्या बनता है H2 क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए क्या होगा कि इसकी कुछ फॉर्म जो होगी वो तो H2O नॉन आयनाइज फॉर्म में रहेगी और कुछ अमाउंट आयनाइज होगी। तो जितना नॉन आयनाइज होगा उतनी अमाउंट इन दोनों की इंटरेक्ट कर जाएगी। और अगर HCl बनाइए दोनों मिलके तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इस फॉर्म में तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये किस फॉर्म में रहेगा, सेपरेट ही रहेगा, आयनाइज ही रहेगा, H+ Cl- में रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, H+ ने Cl- से कोई इंटरेक्शन ही नहीं की, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन सिमिलर है, मींस नो रिएक्शन नो इंटरेक्शन। तो ये H+ और Cl- एक दूसरे के इनवर्स आयन होंगे या नहीं होंगे, तो हम बोलेंगे नहीं होंगे। ऐसे ही आप देखिए, अगर हम एग्जांपल लेते हैं Na+ और Cl- का, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, NaCl, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और वो 100% आयनाइज ही रहेगा सॉल्यूशन में, मींस ये सेपरेट रहेंगे। तो ये दोनों आयन भी एक दूसरे के इनवर्स आयन नहीं होंगे। Na+ इज नॉट इनवर्स आयन ऑफ Cl-, सिमिलरली Cl- इज नॉट इनवर्स आयन ऑफ Na+। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनवर्स आयन इस टाइप से देखते हैं। तो इसका ट्रिक सिंपल ये हो गया कि अगर दो अपोजिट चार्ज आयन है वो मिलके वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाए या कुछ ऐसा बनाए जिसकी नॉन आयनाइज फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है, तो फिर एक दूसरे के इनवर्स आयन होंगे। और अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट या ऐसा कंपाउंड बनाए जो 100% आयनाइज ही रहे, मीन्स दो अपोजिट चार्ज में अगर कोई इंट्रैक्शन ही नहीं हो रही हो, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है, तो फिर उनको इनवर्स आयन नहीं बोलेंगे।